वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर में से सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स विद प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स इस वीडियो में सोल्व की हैं। आप लोगों को इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से आप लोगों को साथ में ही प्रैक्टिस कर लेना है। ये सभी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी एंड प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड हैं, तो जिसके साथ के आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली हो जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के पूरे मटेरियल को आपको साथ में ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी। किसी सेट ए से लेकर किसी सेट बी तक का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सिंपली ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट होता है, ठीक है। क्या ए और बी में रिलेशन है वो हमें स्टेटमेंट में हमेशा ही बताया जाता है, ठीक है। और वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है जिस पर के एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो हमारे पास m1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो हमारे पास m2, देन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m1 इंटू m2, ठीक है। तो फिर हम टोटल ए क्रॉस बी से कितने सबसेट्स बना सकते हैं, मतलब कि हम ए से बी तक टोटल कितने रिलेशंस बना सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर m1 इंटू m2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से कि किन्हीं दो सेट्स में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की क्या वैल्यू होगी, 2 रेज टू पावर उन दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई ऊपर है आपको रख देना, ओके। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अगर हमारे पास हो रिलेशंस ऑन द सेट ए, यानी कि रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है, तो उस पर हम क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, जिस पर बेस्ड के हमें मोस्टली एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती है। सो सबसे पहले वो रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, सिंपल अगर हम इसको देखें कि ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, ठीक है। ए के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हो, यानी कि फॉर ऑल, इसको हम क्या रीड करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्योंकि रिलेशन में सभी एंट्रीज ऐसी होती हैं, इसका मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड विद ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड विद ए, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए ही होना चाहिए फॉर ऑल। अगर एक भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन रॉन्ग होती है देन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट रिलेशन में हैं उन एलिमेंट्स का रिवर्स भी रिलेशन में हो, ठीक है। जैसे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए इज रिलेटेड विद बी है, देन बी इज आल्सो रिलेटेड विद ए वहां पर होना जरूरी है, यानी कि बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ए में से ही हमें एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक। आगे इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। प्लीज इन फॉर्मूलाज को साथ में नोट डाउन कर लें। अगर आप लोगों ने इससे पहले भी रिलेशन फंक्शन यूनिट को किया हुआ है तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही कह सकते हैं कि बेसिक होंगी, इजी होंगी। अगर आप लोग रिलेशन फंक्शन को ये फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं तो भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं इसके लिए घबराना। एक बार इनको नोट डाउन कर लें। शुरू में सबसे पहली बार में इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मुश्किल होती है, बट जैसे जैसे आप लोग प्रॉब्लम्स को सोल्व करते जाएंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको इसकी जो एक लैंग्वेज है वो आपको बाद में जो है वो याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोगों ने साथ में ही नोट डाउन जरूर करना है। नोट डाउन होगा तो आपको इस वीडियो को देखने का अच्छे से 100% ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए इज आल्सो रिलेटेड विद सी। इस बी को बीच में से हटा दिए तो
AC बिलोंग्स टू RB वहां पर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन बन जाता है ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर ये सभी प्रॉपर्टीज किसी रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन में हम बना सकते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लास हर एक एलिमेंट की बनाई जाती है, जैसे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे और वो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, इस एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, वो सभी एलिमेंट जो कि इस ए के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज और बात याद रखनी है। मान लीजिए कि हमारे पास A1, A2, A3 ये सभी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की अगर हम यूनियन करते हैं तो हमारा जो भी सेट है वो आ जाएगा। अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो होगी 5। मतलब ये सभी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, डिसजॉइंट होती हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट होती हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक रिलेशन की एग्जांपल दी है, रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z r इज इक्वल्स टू ए बी। इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे, मतलब a इज रिलेटेड विद b सच दैट a माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। अगर a माइनस बी का मॉडुलस 2 के साथ डिवाइड हो जाता है तो ये a और b एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ये हमें रिलेशन बताया गया है। इस पर हम ये सभी प्रॉपर्टीज को बाद में अप्लाई कर देख सकते हैं, वो हम आगे जाकर एग्जांपल्स में सोल्व करेंगे। तो इसमें कुछ और जो डायरेक्टली MCQ की फॉर्म में आपको पेपर में आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ सबसे पहला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए विद दीज 3 एलिमेंट्स 1 2 3। कोई भी सेट हो जिसमें के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ओनली 3, उस पर आप अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बना सकते हैं, 5। इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला बिल्कुल नहीं है, आपको सभी रिलेशंस बनाकर देखने पड़ेंगे। अगर MCQ आता है तो आप डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं, अगर आपको सोल्व करने को आता है तो आपको सभी रिलेशंस बनाकर दिखाने होंगे। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा बनेगा इस सेट पर, 1 1 2 2 3 3। क्योंकि हमने क्या कहा था कि रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ऐसे ये हो सकता है रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये थे रिलेशंस के सभी फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके लिए फंक्शंस के सभी फॉर्मूलाज। प्लीज़ साथ में नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, यह एग्ज़ाम टाइम में भी और उसके बाद भी आपके ये सभी नोट्स आपके हमेशा ही यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो एक फंक्शन क्या होता है, रिलेशंस पर ही कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई किया जाता है, तो उससे हम बना लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए रूल और द सेट ऑफ रूल्स। जैसे हमें यहाँ पर बताया था कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, वो एक रूल्स हो सकते हैं। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब अब ये जो है फंक्शन में क्या होगा कि ए के सभी एलिमेंट यूज हो रहे होंगे, या मान लीजिए ये सेट ए है। ठीक है, इसके सभी एलिमेंट का दूसरी तरफ कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। ठीक है, और उसका एक यूनिक आंसर होगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, इस साइड पर उसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, 2 आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ये कोई दूसरा एलिमेंट है तो ऐसे इनके वहाँ पर जो आंसर्स होंगे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेट ए है, ठीक है, जिसमें से हमें जो x की वैल्यूज़ को चूज करना है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। जो आंसर्स आते हैं जहाँ पर वो होती है कोड मेन। अब देखिए कि कोड मेन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि इसके आंसर यहाँ पर ये हो ही ना। जो आंसर्स होते हैं, ओनली जो आंसर्स होते हैं इस फंक्शन के, उनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कोड मेन। ठीक है, और इस साइड के एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं प्री इमेजेस, और उस साइड के एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं इमेजेस। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में भी ज़रूर रीड की होंगी, ठीक है, तो अदरवाइज आपकी रिवाइज हो गई हैं। अब जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द 1-1 फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ध्यान से इसको सुनना है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन if fx1 is equals to fx2 implies that x1 is also equals to x2 for all x1 x2 belongs to the set A। इसका मतलब क्या है कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की सेम इमेजेस आती हैं तो वो एलिमेंट भी सेम होने ही चाहिए, मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। दो जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके आंसर्स भी अलग अलग होने चाहिए, तो फंक्शन है 1-1। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और दूसरा फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है। अब जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, इसमें अगर हम सोल्व करते हैं एफ ऑफ 1 तो उसका आंसर भी 1 है, अगर हम सोल्व करते हैं एफ ऑफ -1 तो उसका आंसर भी 1 है। दोनों का सेम आंसर आ गया, बट ये जो एक्स की वैल्यूज तो यहाँ पर अलग अलग है। सो दिस इज नॉट 1-1, दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 बट दिस इज 1-1, क्योंकि इस पर सभी के आंसर जो हैं वो डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं जो फंक्शन 1-1 नहीं होते, दैट आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शंस, ठीक है। तो इसको ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है कि फॉर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देयर आर डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। अब इसके साथ ही हम आगे रीड करते हैं दैट इज द ऑन टू फंक्शन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन टू और द सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो बी एलिमेंट है वो जितने भी बी के एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की यहाँ पर इमेज होना ज़रूरी है, मतलब यहाँ पर भी रेंज वाले ही सभी एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, ठीक है। ए के तो सभी एलिमेंट यूज होने ही हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है, बी के भी सभी यूज होते हों, देन दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। सो इसको हम ऐसे इन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द सेट b, दैट इज अवर कोड मेन, यहां से हमने एक एलिमेंट उठाया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस सेट a सच दैट y इज द इमेज ऑफ द x, fx इज इक्वल्स टू y, ये होना जरूरी है, तो ये बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो प्लीज इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लें, मैं आगे जितनी भी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा उसमें हम ये रिटर्न में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द कोड में, ठीक है। एंड आल्सो अगर कोई 1-1 फंक्शन है फ्रॉम द सेम सेट टू द सेम सेट, और वो सेट कौन सा है, दैट इज द फाइनाइट सेट, उसके एलिमेंट्स की गिनती की जा सकती है, देन 1-1 फंक्शन ऑन टू भी होगा और ऑन टू फंक्शन 1-1 भी अपने आप ही बन जाएगा अगर सेम सेट से सेम सेट तक है और वो सेट क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, ओके। और जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं उस पर हमें सोल्व कर कर देखना पड़ेगा, उसके लिए हम श्योरिटी बिल्कुल नहीं दे सकते, ओके। तो आगे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स। सो नाउ ये सभी आपको अच्छे से रट लेने हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ द 1-1 फंक्शंस फ्रॉम सेट दिस टू दिस, ठीक है, सेम सेट से सेम तक हम कितने टोटल 1-1 फंक्शंस बना सकते हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जितने उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स हैं तो हमें सोल्व कर देना है 3 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू द 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू द 6, ठीक है। नंबर ऑफ द ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट विद एलिमेंट्स n टू सेट विद एलिमेंट्स 2, ठीक है। तो जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं, यहाँ पर अब हैं 2 एलिमेंट्स, तो 2 रेज टू पावर जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं n, एंड -2 कर देना है जितने यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। सो मतलब अगर एलिमेंट्स यहाँ पर होते 4 तो हम क्या लिखते 4 रेज टू पावर n -4, ठीक है। तो ऐसे आप इसका एक जनरलाइजेशन भी बना सकते हैं। नंबर ऑफ द 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस, अगर हमें 1-1 एंड ऑन टू दोनों ही सोल्व करने हों, ठीक है, फ्रॉम सेट a टू b, अगर a एंड b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो ही हम 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं।
अदरवाइज उसमें कोई भी 1 1 ऑन टू फंक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 5 थे, बी में 6, तो 0 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर द 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 4। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हमें सोल्व करने हो यहाँ पर 1 1 फंक्शन। पहले तो हमने किया था ना कि सेम एलिमेंट से सेम सेट से सेम में है तो जितने एलिमेंट है उसका कर दिया फैक्टोरियल। अब बी में है 4 एलिमेंट्स और ए में है 3। अब यहाँ पर ध्यान में आप लोगों को रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ही हम 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। अगर बी में ए से एलिमेंट्स हो जाएं लेस देन तो 1 1 फंक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, सो ए टू बी आर, इसको ऊपर रखना है 4p3। ठीक है, बी के एलिमेंट 4p3 यानी कि 4p3 ये बन गया आपका 4 का ये फैक्टोरियल, तो ये बन गया आपका 24। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट जो MCQs एग्जाम में आते हैं उसके बारे में था। तो यहाँ तक अब आप लोगों के रिलेशंस एंड फंक्शंस में से सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए हैं। अब हम आगे इनकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स को साथ साथ में आप लोगों को सोल्व आउट करते जाना है ताकि आपकी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन हो सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ आवर प्रॉब्लम नंबर 1 इज check whether the function f from set R to R यानी कि real numbers to real number defined as fx is equals to x cube is 1 1 or not। ठीक है, तो अब देखिए कि 1 1 के लिए हमने क्या रीड किया था कि let fx1 is equals to fx2। ठीक है, कि दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेजेस हैं। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, अब देखिए fx का मतलब क्या है, x का क्यूब। अगर हम यहाँ पर x1 रख रहे हैं तो यहाँ पर x1 का क्यूब बन जाएगा, दूसरी तरफ भी x2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ विच इम्प्लाइज दैट कि x1 इज इक्वल्स टू x2 ही होगा। दोनों साइड से क्यूब्स जो हैं वो सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर्स होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो आंसर्स आते हैं। ठीक है, नाउ x1 x2 आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स दिस वन, सो इसलिए हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर कर दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूलाज को यूज़ कर कर देख लें, उसके साथ भी आपका सेम आंसर ही बनने वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 था यानी कि इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स भी सेम है, यही तो हमने प्रूफ करना होता है। अगर ये चीज हो जाती है तो देन फंक्शन इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, अगर यहां पर x का स्क्वायर होता देन इट इज नॉट 1 1, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए सेम वैल्यूज आ जाती हैं। इसलिए अगर इसमें आपको पूछा जाता कि ये फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है, एक्स्ट्रा है, यहाँ पर तो सिर्फ इसी के बारे में ही पूछा गया था, मैं आपको ऑन टू के बारे में भी बता देता हूँ साथ में ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, 4 ऑन टू। अब यहाँ पर जो है रिलेशन फंक्शंस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हमने स्टेटमेंट को रीड आउट कर कर ही ये बात ऑब्जर्व करनी है कि क्या फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या है कि क्या हम जब यहाँ पर x की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो हमारी कोड मेन है ऑल रियल नंबर्स, तो क्या सभी रियल नंबर्स वाले आंसर्स आ सकते हैं? तो x क्यूब है, इसके आंसर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। सो मतलब सभी आ सकते हैं आंसर। अगर तो आ सकते हैं इसका मतलब ऑन टू है, तो हमें प्रूफ कर देना है। अगर कोई एक्सेप्शन हो, अगर आपके सोचने पर आपको कुछ एक्सेप्शन वहाँ पर मिल जाती है कि इसके आंसर तो सिर्फ पॉजिटिव ही बनते हैं, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, तो हमें एक एग्जांपल दिखानी है जिसके साथ के वो रॉन्ग प्रूफ होता हो, तो हमारा सम हो गया। ठीक है, आगे जाकर आपको मैं जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सोल्व करते जाएंगे आपको हर एक टाइप की एग्जांपल मिल जाएगी। ठीक है, सो 4 ऑन टू लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो हमें इसको प्रूफ कर कर दिखाना होगा। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब,
तो अगर हम यहाँ से x को सोल्व करें तो क्यूब रूट इस तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1/3। अब ये भी वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है ना, y की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू सोल्वेबल है, सो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी, मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट याद कर लेना, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स दिस वन, यानी कि हमारी कोड में जब डोमेन एंड कोड डोमेन सेम हो तो आप साथ में लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू द कोड डोमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स सच दैट f ऑफ x, हमें सोल्व कर दिखाना है कि f ऑफ x क्या आ रहा है, इज इक्वल टू द y आ रहा है। सो f ऑफ x का क्या मतलब है, अब x की वैल्यू है y रेज टू पावर 1/3, ठीक है, यहां पर लगाई x की वैल्यू। अब देखिए कि हमारा फंक्शन क्या कहता है कि जो उसके अंदर है उसका क्यूब कर दें, अगर x है तो x का क्यूब कर दें, अगर ये वाली वैल्यू है तो इसका क्यूब कर दें, ठीक है। तो इसके क्यूब के साथ क्यूब रूट सोल्व हो गया तो आंसर आ गया y, तो आ चुकी है वैल्यू, देयरफॉर f इज ऑन टू, ठीक है। तो ऐसे आपको सभी ऑन टू वाली प्रॉब्लम्स को प्रूव करना है, तो इसे अच्छे से याद कर लें, ये स्टेटमेंट, ये रिप्रेजेंटेशन का वे आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं, सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी वेरी यूनिक वन। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन द सेट ए हुज एन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3। यहाँ पर ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात की गई है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोगों को एक बात को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि मान लीजिए कि ए में एलिमेंट्स हैं a, b, c, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमें क्या करना होगा कि a, b एंड c ये सभी तो इंक्लूड होंगी ही होंगी वैल्यू, नो ऑप्शन, इनको हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इसके साथ एक्स्ट्रा हम जो कुछ भी रखना चाहें वो यहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या थे कि 2 रेज टू पावर, जो दोनों है सेट, अब यहाँ पर सेट ए के ऊपर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि 2 रेज टू पावर 9, ठीक है। मतलब कि टोटल एलिमेंट्स जिनमें से हमें चूज करना था वो कितने थे, 9 थे, पर हमने ये वाले तो अब यहाँ पर रख दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। 9 में से 1, 2 एंड द 3 ये सभी फिक्स होंगे, कितने बचे बाकी के, 6 एलिमेंट बचे हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हमारे पास क्या बनेंगे कि जितने एलिमेंट रिमेनिंग है, यानी कि 2 रेज टू पावर 9 थे टोटल, 3 ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं, सो 2 रेज टू पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अब हमारे पास ओनली 6 एलिमेंट ही बचे हैं जिनको कि हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, उनको रखना है या फिर उसको बाहर रखना है, 2 ही ऑप्शन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हुए 2 रेज टू पावर 6 बन जाएगी, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। सो नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज ए रिलेशन R in the set S is equals to 1 to 3 is defined as this one. Which element or elements of relation are to be removed to make it R an equivalence relation? हमें इसको equivalence relation बनाना है, हम इनमें से कौन सा एलिमेंट रिमूव करें, ठीक है। अब इसको ध्यान से सिर्फ आप लोगों को रीड आउट करना, उससे हो जाएगा। अब देखिए कि 1, 2, 3 सभी एलिमेंट्स हैं, इक्विवेलेंस है तो मतलब रिफ्लेक्सिव होगा सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हैं, 1, 1 है, 2, 2 है एंड ये है 3, 3 है, मतलब ये तो होने ज़रूरी है। दूसरी बात आती होती है यहाँ पर अबाउट द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का ऑपोजिट भी उसमें हो। अब 1, 1 का ऑपोजिट होता है 1, 1, 1, 2 का ऑपोजिट 2, 1, 2, 1 तो यहाँ पर है ही नहीं। सो हम क्या लिखेंगे, वैसे तो आपको सिर्फ आंसर बताना है कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब हम अब क्या करें कि 1, 2 को यहाँ से रिमूव कर दें, ताकि अगर यहाँ पर यही एलिमेंट ना होगा
तो सभी इक्विवेलेंस वाली जो है वो कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जितना टाइम ये बीच में पड़ा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमें 2 1 इसके अंदर ऐड करना होगा। ओके, सो 1 2 इज टू बी रिमूव्ड। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि एटलीस्ट हमें इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड करना होना यहाँ पर ऐड होगा ताकि वो इक्विवेलेंस बन जाए, तो वो आंसर होगा 2 1। अगर हम इसमें 2 1 भी ऐड कर दें तो भी इक्विवेलेंस बन जाएगा। हमें रिमूव वाला पूछा गया है तो हमें 1 2 को रिमूव कर देना है। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि 1 2 शुड बी रिमूव्ड। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ में आपको कोई 4 मार्क्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, 3 मार्क्स में भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो टोटल इसमें से 4 टू 5 मार्क्स का पेपर आराम से आपको हर साल मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज दिस वन। ये रियल नंबर पर है एक रिलेशन, इज ए फंक्शन और नॉट। हमें यही बताना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। अब देखिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ए की सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है, ये चीज डिफाइन होनी चाहिए। सो नाउ फॉर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज दैट जब ए होगी हमारी नेगेटिव, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स। हम तो रियल्स में ही बात कर रहे हैं, तो रूट ए सिर्फ सोल्वेबल है फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, बट हमारे पास सारे रियल नंबर हैं तो इनके लिए तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो देयरफॉर नॉट फंक्शन। ठीक है, अगर वो सभी के लिए डिफाइन होता तो हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देखते कि यूनिक आंसर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। पहले वो डिफाइन ही नहीं हो पाया है, तो मतलब इसको अगर हमने बनाना है फंक्शन तो हमें इसकी डोमेन जो है वो रियल्स से हटाकर पॉजिटिव नंबर्स वाली सिर्फ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। So now an equivalence relation R in A divides it into the equivalence classes A1, A2, A3। मैंने आपको बताया था कि equivalence classes हम लोग बना सकते हैं। What is the value of the union of all the equivalence classes and intersection of all the equivalence classes? तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इसका आंसर आप लोगों को जरूर आता होगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है। तो सभी इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन क्या होती है? द गिवन सेट। ओके, हाफ मार्क्स इसका मिल गया। और सभी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट, और उनकी सभी की आपस में भी इंटरसेक्शन क्या रहेगी? फाई एम्प्टी सेट। सो ये आपको सिंपल से आंसर बताने हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस पर अप्लाई होता है, तो सभी होनी चाहिए। अगर हम एक भी स्किप करते हैं तो ये यूनियन ए के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक प्रॉब्लम थी आपके लिए। तो इससे आगे अब आएंगी हमारी कुछ सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर हम करते हैं 6। ठीक है, सो साथ में सोल्व करें प्लीज़, तो आपकी बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग साथ में सोल्व करते हैं तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि चेक वेदर द रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए बी एलिमेंट्स हैं सच दैट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। ये हमें रिलेशन बताया गया। मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेटमेंट में ही बता दिया जाएगा। इसे हमें देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो फिर से वही बात, सोचना पड़ेगा पहले कि क्या हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड है या फिर नहीं है, उसका रिवर्स है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर को आप लोगों ने लिख लेना है रिलेशन। ठीक है, शुरू वाले जो भी सम्स हैं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर कर बताऊंगा ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन का वे अच्छे से याद हो जाए। बाद में हम इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव हमें क्या करना है? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने अब यहाँ पर क्या देखा था कि हमें ये जो है वो स्टेटमेंट अप्लाई करनी है ऑन द ए एंड ए, मतलब बी की जगह पर भी हमें ए ही रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर लिखूँ a प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा? 2a। अब देखिए कि 2a क्या होगा? इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसके आगे ही 2 आ गया है। डिविजिबल बाय 2
यही तो हमने प्रूफ करना था कि a प्लस ए क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 2, तो हो जाएगा क्योंकि वो 2a बन जाता है। सो देयरफॉर a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई तो मतलब वो रिलेशन में है, मतलब a इज रिलेटेड विद a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर पर है। ओके, बस इतना ही काम है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, दूसरा करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए अब हमें क्या करना है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। ए बी रिलेशन में है, मतलब क्या है इसका कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर a प्लस बी डिविजिबल होगा तो b प्लस ए भी तो हो ही सकता है ना, क्योंकि इंटीजर्स में एडिशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, सो विच इंप्लाइज दैट द b प्लस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो b प्लस ए भी जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, इंप्लाइज दैट b प्लस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर b प्लस ए हो गया है डिविजिबल, सो विच इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। तो हमने ए बी से की थी स्टार्टिंग, तो हमारा बी ए बी रिलेशन में आ चुका है, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। थर्ड है फॉर द ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या है कि लेट a कोमा b एंड b कोमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन, मतलब a इज रिलेटेड विद b एंड b इज रिलेटेड विद c। हमें क्या प्रूफ करना है कि a इज रिलेटेड विद c। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट उतारें जो भी आपको वहां पर दी जाएगी कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट के a प्लस बी हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, प्लस माइनस 2 के। ठीक है, या फिर इसको आप छोड़ भी सकते हैं 2k1, वेयर k1 इज एन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि वो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 2 उसका एक बन जाएगा फैक्टर। सो b प्लस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब कि b प्लस सी भी क्या होगा, 2 इंटू सम अनदर इंटीजर। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a प्लस सी चाहिए, तो अब ये यहाँ पर क्या बन जाएगा कि a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, 2k1 प्लस 2k2। ठीक है, अब ये बन रहा है 2b, 2b को हम उस तरफ रख लेते हैं, सो a प्लस सी 2k1, ठीक है, प्लस 2k2 माइनस 2b। अब देखिए इन सभी में से जो 2 है वो आ रहा है हमारा कॉमन। ठीक है, तो मतलब कि a प्लस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 प्रूफ हो गया है। ठीक है, आप इतने स्टेप्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अभी आपको इसका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें कुछ स्टेप्स को स्किप भी करवा सकते हैं, बस एंड वाला रिजल्ट बनाकर दिखा दें। सो विच इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इज divisible by 2. So AC belongs to R. So R is the ट्रांजिटिव, तो R हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो अब ये सारी चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। सो विच इंप्लाइज दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो चुका है। हमें स्टेटमेंट में एक चीज़ यहाँ पर और पूछी गई थी कि हमें सोल्व करनी थी इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग द जीरो एलिमेंट। ठीक है, जीरो की इक्विवेलेंस क्लासेस हमें सोल्व करनी थी यहाँ पर। ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं कि जीरो के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिलेट करते हैं। सो नाउ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द जीरो। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट बनानी है, सिंपल सा काम है। एक्स सच दैट ये x कोमा 0 बिलोंग्स टू r, यही आएगा। इसका मतलब क्या है, हम हमारा रिलेशन क्या हमें बता रहा है
कि x प्लस 0 इज डिविजिबल बाय 2। यही है हमारे रिलेशन की कंडीशन, मतलब कि x इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हम 0 को हटा सकते हैं। x इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब कि सभी इंटीजर्स जो कि यहाँ पर इवन हो, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। सो विच मीन्स दैट दिस सेट कंटेन 0, क्योंकि वो एलिमेंट आप तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव है, एंड +-2 +-4 +-6 ऐसे अप टू सो ऑन, सभी के सभी इवन नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास है, -2 की, 4 की, माइनस, मतलब जितने इसमें एलिमेंट हैं उन सभी की यही वाली सेम इक्विवेलेंस क्लास बनती होती है। ठीक है, तो मतलब एक इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास ये वाली बन चुकी है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पर ओड नंबर्स होंगे उन सभी की एक इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास इस रिलेशन में। ठीक है, सिंपल है। तो थोड़ा सा शायद आप लोगों को मुश्किल फील हुआ हो, क्योंकि आप लोग इसको अभी ये पहली बार ही सोल्व कर रहे हैं, बट घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ही पॉसिबल होता है। ठीक है, प्रैक्टिस एंड आप लोगों का फोकस, यही दो चीज़ें हैं जो आपको जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल बनाती हैं। ठीक है, आप लोगों को ये फोकस करना है और खुद पर एंड हमारे मटेरियल पर साथ में यकीन रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देन सक्सेस आपकी श्योर है। ओके, सो इसके बाद है नेक्स्ट। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 7th, दैट इज फ्रॉम द फंक्शंस। लेट f from a to b be a function defined by this one where a is this set। a में से क्या किया गया है कि सभी रियल्स हैं, बट ये वाला एलिमेंट हटा दिया गया है, ओनली 3, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 होता तो 0 बन जाती। b में से 2 को हटा दिया गया है। ठीक है, इज द फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन 2। हमें 1 1 एंड ऑन 2 के लिए इस फंक्शन को करना है चेक। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस पूरी स्टेटमेंट में से इंफॉर्मेशन उतार लेनी है। ठीक है, वो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको जरूर यहाँ पर लिखना है कि f फ्रॉम a टू b और fx ये है और a और b ये दोनों है। ठीक है, सो 4 1 1 हमने क्या किया था कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द सेट a, यानी कि डोमेन। ठीक है, अब देखिए f ऑफ x1 मीन्स दैट यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे x1, 2x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3, 2x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। अब हमें इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, मतलब हमें इसको सोल्व आउट करना है, तो इसकी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2x1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये होगा मल्टीप्लाई 3x2 एंड -9। ऐसे ही दूसरी तरफ 2x2 इंटू x1, फिर आएगा प्लस 3x1 -6x2 एंड -9। जो सेम एंट्रीज हैं उनको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, x1 वाली वैल्यूज़ एक तरफ रख लेते हैं, ये वाला इस तरफ आएगा 3x1, इस तरफ बन गया -9x1, ये उस तरफ जाएगा, सो दिस बिकम्स द -9x2। ठीक है, नाउ -9 के साथ -9 कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। यही तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि अगर दो किसी एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेजेस सेम हैं तो वो एलिमेंट्स भी सेम हैं, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, एक बार ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है कि हमारे x1 x2 जो हैं वो सेट A के एलिमेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर लिख दें चाहे ऊपर लिख दें। ठीक है, हो गया 1 1। अब हमें करना है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले सोच लें, ये वाला फंक्शन होगा क्योंकि इसमें कोई भी x का स्क्वायर या फिर x का मॉडुलस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसमें नो प्रॉब्लम। जब x का स्क्वायर आ जाता है फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेट y इज इक्वल्स टू fx, क्या वैल्यू है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 बिलोंग्स टू द सेट b, हमारी कोड में। ठीक है, अब यहाँ से आपको y की फॉर्म में x को सोल्व करना है, तो x वाली टर्म इस तरफ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी yx माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो x वाली ये वाली टर्म इस तरफ ले आए, -2x, और ये बन गया 3 + 3y, ये उस तरफ चला गया।
ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो x आपका इन दोनों में से आ जाएगा कॉमन, और ऊपर से आ जा है, यहाँ पर आ गया है 3y + 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचेगा y - 2। ठीक है। अब देखिए कि उन्होंने हमें खुद ही बताया है स्टेटमेंट में कि जो बी सेट है उसमें 2 वैल्यू जो है वहाँ से एक्सक्लूड की गई है। तो मतलब ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ 2 पर ही था, 0 बन रहा है डिनोमिनेटर। ठीक है, बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा। सो x बिलोंग्स टू e, मतलब x हमारी डिफाइंड है। अगर इसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आए जो कि सोल्वेबल ही ना हो तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो इसके बाद आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है जब आपकी x का आंसर आ जाए y की फॉर्म में। हमें क्या लिखना है, फिर से रिपीट करते हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द सेट b देयर एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू द सेट a सच दैट f of x। अब इसे प्रूफ कर कर दिखाएं। x की जगह पर क्या वैल्यू है, दिस वन। ठीक है, और हमारा f of x है क्या, वो क्या है कि x को यहाँ पर रख देता है। तो हमें x की जगह पर यहाँ पर ये वाली वैल्यू फिल करनी है, यानी कि 2 इंटू दिस वैल्यू +3 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू -3। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, 3y + 3 डिवाइडेड बाय y - 2, 3y + 3 डिवाइडेड बाय y - 2। ये सोल आप लोगों ने अब करना है खुद। ठीक है, वहाँ पर सोल कर कर दिखाना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका y। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू एंड आल्सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो हमारा प्रूफ हो गया है। तो ऐसे आप लोगों को प्रूफ करना है जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही होगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग साथ में प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस मतलब सीखना तो अब आप लोगों को ही है खुद को। ठीक है, सिर्फ सुनने से आपका बिल्कुल नहीं काम चलेगा। मैथमेटिक्स है तो साथ में सोल्विंग करें तो ही अच्छे से काम हो पाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद है कि ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड डैश इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r implies that a2 a1 बिलोंग्स टू r। मतलब ये जो एलिमेंट था इसका रिवर्स भी है। फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू a। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, हमने अभी अभी तो प्रूफ किया है। क्या था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए भी हो जाए देन रिलेशन इज नोन एज द सिमेट्रिक। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, सिमेट्रिक। तो वहाँ पर ब्लैंक्स फिल कर लेनी है आप लोगों को। ऐसे आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की ब्लैंक्स भी वो लोग पूछ सकते हैं। ये पिछले साल के पेपर में ही ब्लैंक्स आ चुकी है। तो जो प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही थी या फिर ऐसी ही सेम थी वो मैंने इसमें से स्किप की हैं और बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रखा है। ठीक है,